हेलो एंड वेलकम एवरीवन। विश्वास एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं शालिनी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फिज़िक्स के लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था संवेग संरक्षण का सिद्धांत, और आज के वीडियो लेक्चर में हम एक और फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यानी कि वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कार्य या वर्क डन क्या होता है। देखिए, अगर हम सामान्य अर्थों में देखें तो हम तो जो भी काम करते हैं हम उसको कार्य का नाम देते हैं। हाँ, जैसे हमारे लिए तो खेलना, खाना, पीना, बातें करना, घूमना फिरना, सब कुछ ही हमारे लिए क्या है, कार्य है। लेकिन अगर फिजिक्स की परिभाषा की दृष्टि से देखें तो ये कहा जाता है कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। यानी कि किसी वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पर जब कुछ फोर्स अप्लाई किया जाए और उस फोर्स की वजह से वो वस्तु डिस्प्लेस्ड हो जाए, विस्थापित हो जाए, तो कहा जाएगा कि कुछ कार्य हुआ है। यहाँ जो विस्थापित होना शब्द है वो इंडिकेटिव शब्द है। यहाँ पे वर्क डन कब कब हो सकता है मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। मान लीजिए कोई वस्तु मोशन में थी, गतिमान थी, और बल लगाकर उसे रोक दिया जाए तो भी कहा जाएगा कि कुछ कार्य हुआ है। कोई वस्तु विराम में हो और बल लगाकर उसे गतिमान कर दिया जाए तो भी कहा जाएगा कि कार्य हुआ है। बल लगाकर किसी वस्तु का आकार या अवस्था परिवर्तित कर दी जाए तो भी कहा जाएगा कि कुछ न कुछ कार्य हुआ है। ये सभी कार्य के लिए विस्थापन की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, कार्य को इंडिकेट किस तरह किया जाता है, तो W = F.S, यानी कि कार्य जो है वो बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक बात ध्यान रहे, कार्य पूर्ण होने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि बल लगना चाहिए, और दूसरा ये कि बल लगने पर वस्तु में विस्थापन होना चाहिए। यदि बल लग रहा है और विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य जो है वो 0 या 0 हो जाएगा। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि ये कोई बॉल है हमारे पास, राइट। इस बॉल पर मैंने 2 न्यूटन का फोर्स जो है वो अप्लाई किया है। 2 न्यूटन का फोर्स मिलने के बाद ये बॉल गुड़कती गुड़कती कुछ इस जगह आ जाती है ना। मान लेते हैं कि कुछ 5 मीटर के आसपास की दूरी जो है वो बॉल ने तय कर ली। तो आप देखें, 2 चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। एक तो ये कि इस दिशा में 2 न्यूटन का बल लगा है, और इसी दिशा में बॉल जो है 5 मीटर विस्थापित हो गई है, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो अब अगर आपको वर्क डन निकालना हो तो वो हो जाएगा 2 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर, है ना। हमने देखा ना, बल गुणित विस्थापन, तो बल था 2 न्यूटन और विस्थापन हुआ है 5 मीटर का, तो हमारे पास निकल करके आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोलते हैं, जूल। तो इसका जो मात्रक है, जो यूनिट है कार्य की, वो है न्यूटन मीटर, इसी को कहा जाता है 1 जूल। अब यदि आपसे पूछा जाए कि कार्य किस प्रकार की राशि है, तो सही उत्तर है अदिश राशि, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पे, तो फिर ये अदिश कैसे है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स और मैथमेटिक्स का जो संबंध है वो देखने को मिलता है। यदि आप लोगों ने वेक्टर्स पढ़े हो तो आपको पता होगा कि जब भी किन्हीं 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ का, यानी कि 2 सदिश राशियों का जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो इससे बनी जो नई क्वांटिटी होती है वो स्केलर होती है, यानी कि अदिश होती है। तो यहाँ पे भी बल जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो विस्थापन है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से इससे बनने वाली, इनके गुणनफल से बनने वाली जो क्वांटिटी है वो स्केलर है। चलिए अब थोड़ा सा और देखेंगे। यदि हमें यहाँ से ये डॉट प्रोडक्ट हटाना हो तो क्या किया जाए, तो ध्यान रहे, जब यहाँ से आपको डॉट प्रोडक्ट हटाना होता है तो आप लिखते हैं FS cos थीटा। ऐसा क्यों करते हैं ये मैं आपको आने वाले एग्जाम्पल में समझाती हूँ। चलिए देखेंगे कार्य कितने प्रकार का हो सकता है, ये समझने के लिए हम एक नया उदाहरण ले रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 टीम्स हैं, टीम A और टीम B। टीम A और टीम B के बीच में एक गेम चल रहा है जिसे बोला जाता है टग ऑफ वॉर, या जिसे रस्सी खींचने का खेल कहते हैं, वो चल रहा है। देखिए किस तरह, ये हमारी टीम A के मेंबर्स हैं, राइट। बीच में एक रस्सी है, और यहाँ हमारे टीम B के मेंबर्स हैं, राइट। तो टीम A और टीम B के बीच में जो टग ऑफ वॉर है वो गेम चल रहा है। तो जब टग ऑफ वॉर खेला जाता है तो आपको पता होगा हर टीम रस्सी अपनी तरफ खींचती है। तो टीम B जो है वो बल इस तरफ लगा रही है क्योंकि वो रस्सी इस तरफ खींच रही है, और टीम A जो है वो बल इस तरफ लगा रही है। तो मैं इनके बल को नाम दे रही हूँ FA और टीम B के बल को नाम दे रहे हैं FB।
दोनों अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि जीतेगी तो कोई एक ही टीम, राइट। तो मान लेते हैं कि टीम ए जो है वो जीत गई, तो जो टीम जीतेगी रस्सी उसकी तरफ आ जाएगी। तो देखिए अगर टीम ए की तरफ रस्सी आ गई तो रस्सी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ हुआ, राइट। अब अगर यहाँ देखेंगे आप तो बल तो टीम बी ने इस तरफ लगाया, लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट किस दिशा में हो गया, यहाँ, राइट। तो इस परिभाषा को थोड़ा सा आप मॉडिफाई करें, जहाँ हमने देखा है कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करना, राइट। जब बल लगाकर बल की दिशा में ही विस्थापन होता है तो होने वाला कार्य जो है उसे बोला जाता है सकारात्मक या पॉजिटिव वर्क डन, है ना। और अगर आप यहाँ देखेंगे टीम बी के कंसर्न में, तो टीम बी ने बल तो इस तरफ लगाया लेकिन विस्थापन इस ओर हो गया। तो जब बल की विपरीत दिशा में विस्थापन हो जाए तो इसे बोला जाता है नकारात्मक कार्य या फिर नेगेटिव वर्क डन। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि जो कार्य है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। देखिए अब कार्य और क्या क्या हो सकता है। इमेजिन कीजिए कि एक कोई रेलवे प्लेटफॉर्म है, इस रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक कुली है, अपने सर पे बहुत सारा बोझा लिए प्लेटफॉर्म पर घूम रहा है, राइट। तो अब आप मुझे बताइए कि सामान में कोई विस्थापन हुआ क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सामान तो व्यक्ति के सिर पर है, जितना व्यक्ति आगे बढ़ रहा है सामान भी उतना ही आगे बढ़ रहा है, और सामान व्यक्ति के सिर से हिला भी नहीं, यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। कार्य तो बहुत सारा हुआ, सामान को लेकर कुली यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ हो रहा है, यानी कि कार्य तो कर रहा है, लेकिन क्या सामान अपनी जगह से विस्थापित हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तो यानी कि यहाँ कहा जा सकता है कि यदि मान लीजिए बल लगाने पर भी विस्थापन ना हो या विस्थापन की वैल्यू ज़ीरो हो तो फिर कार्य की वैल्यू भी यहाँ पर हो जाएगी ज़ीरो, राइट। अब आप देखिए अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे हैं वो सभी हमने सतह के सापेक्ष देखे हैं, राइट, पैरेलल टू द सरफेस। चाहे वो बॉल का एग्जाम्पल हो, बॉल भी सतह पर ही गुड़कती हुई गई, चाहे ये टग ऑफ वॉर का एग्जाम्पल हो, यहाँ पे भी सतह के सापेक्ष रस्सी को खींचा गया, और चाहे वो कुली ही क्यों ना हो तो वो भी सतह के सापेक्ष ही चल रहा है, राइट। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूंगी। मान लेते हैं कि एक कोई बालक है, बास्केटबॉल खेल रहा है, ये उसकी बास्केट की नेट है, और यहाँ से कहीं उसने अपनी बॉल को जो है इस तरीके से बास्केट कर दिया है। तब आप देखें बॉल का विस्थापन जो है वो तो यहाँ से यहाँ तक हुआ, लेकिन क्या सतह के सापेक्ष हुआ? नहीं, उसका पाथ कुछ इस तरह है। अब पाथ कुछ इस तरह है यानी कि एक बात हमें समझ में आई कि कुछ बल जो है वो बॉल को ऊपर उठाने में भी लगा, राइट। अब आप यहाँ फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला दे रखा है कि बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहेंगे, लेकिन क्या इस केस में पूरा बल एक कार्य करने में लगा? नहीं, यहाँ पे कुछ बल तो बॉल को ऊपर उठाने में लगा और कुछ बल उसको बास्केट करने में और यहाँ से यहाँ तक विस्थापित करने में। तो पूरा बल केवल सतह के सापेक्ष विस्थापन में नहीं लगा है, कुछ बल बॉल को ऊपर उठाने में भी लग गया। तो ऐसे में तो यहाँ ये फॉर्मूला कुछ हद तक फेल हो जाएगा, राइट। लेकिन ऐसी कंडीशन में हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है एफ एस कॉस थीटा। देखिए हमने कॉस थीटा ही क्यों चुना वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ अगर आप विस्थापन देखेंगे, यहाँ अगर आप विस्थापन देखेंगे तो देखिए कुछ इस एंगल पे विस्थापन हो रहा है, राइट। और इस एंगल में दो चीज़ें शामिल हैं, एक तो यहाँ शामिल है कर्ण जिसे आप बोलते हैं हाइपोटेनस, और एक यहाँ शामिल है बेस जिसे बोला जाता है आधार। और हम जानते हैं कि आधार और कर्ण एक साथ होते हैं कॉस थीटा में। अगर आप साइन कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूलाज जानते हो तो कॉस जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे दो चीज़ें थी, इसलिए हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया वो था कॉस थीटा, राइट। अब देखिए एक एक करके हम समझते हैं कि यदि हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो क्या हम सकारात्मक, ऋणात्मक, शून्य सभी प्रकार के कार्य निकाल सकते हैं? तो उत्तर है हाँ। पहले हम बात करते हैं हमारे उसी पुराने एग्जाम्पल की। यहाँ देखिए जब मैंने आपको बताया था कि बॉल पर कुछ बल लगाया है और बॉल जो है वो 5 मीटर तक विस्थापित हो गई है, हमने कुछ देर पहले ये एग्जाम्पल देखा था। यदि आप इसको एंगल की दृष्टि से देखें तो ये जो एंगल बन रहा है ना वो कुछ सीधा सीधा इस प्रकार है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल है वो 0 डिग्री एंगल है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में थीटा की जगह 0 लिखूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है? एफ एस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया? एफ एस।
तो याद रहे, जब सकारात्मक कार्य होता है तो आप केवल F.S भी कर देंगे तो आपका उत्तर सही आएगा, क्योंकि अगर cos थीटा जो है वो 0 आ रहा है तो cos 0 की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 होती है, राइट। तो यह है सकारात्मक कार्य। और याद रहे यहाँ पे जब cos थीटा की वैल्यू 0 हो तब होने वाला कार्य जो है वो अधिकतम होता है, मैक्सिमम वर्क डन आपको इस कंडीशन में मिलता है, राइट। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ मैंने आपको बताया था एक तरफ तो पॉजिटिव कार्य हो रहा है, तो इनके लिए तो जो एंगल बना वो सेम है, यहाँ पे तो 0 डिग्री एंगल बना, लेकिन इनके कंसर्न में देखो तो बल इस तरफ लगा और जो विस्थापन है वो इस तरफ हो गया, तो एंगल कुछ ऐसा बना जो कि है 180 डिग्री, है ना। अब अगर आप इसी फॉर्मूला में Fs cos थीटा में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, Fs cos 180 डिग्री। हमें पता है cos 180 डिग्री जो है वो -1 होता है, तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा -Fs। देखिए मैंने कुछ देर पहले ही आपसे कहा था कि इनके संदर्भ में होने वाला कार्य ऋणात्मक है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ हमें दिखाई दे रहा है कि कार्य जो है वो यहाँ पे ऋणात्मक हुआ है। देखिए अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा कूली था सर पे सामान लिए चल रहा था, है ना, यानी कि यहाँ जो एंगल बन रहा है आप ध्यान से देखें तो वो cos 90 डिग्री है, राइट। फॉर्मूला में रख करके देखेंगे तो Fs cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये अल्टीमेटली वर्क डन हमारे लिए क्या हो जाएगा, 0 या 0। और अगर इस तरीके का कोई एग्जाम्पल आता है जहाँ पे किसी एंगल की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है तो आप थीटा की जगह एंगल की वो वैल्यू रख दें, आपको कार्य का जो सही मेजरमेंट है, जो सही परिमाण है वो आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो हमने अभी अभी ये सीख लिया कि कार्य किसे कहते हैं, कार्य का मात्रक क्या है, कार्य किस प्रकार की राशि है और कार्य कितने प्रकार का हो सकता है। याद रहे कार्य धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों ही प्रकार का हो सकता है। यदि थीटा की वैल्यू, बनने वाले एंगल की वैल्यू 0 हो तो कार्य जो होगा वो अधिकतम होगा, और यदि थीटा की वैल्यू 0 हो तो होने वाला कार्य भी 0 होगा। ये बेसिक बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ हमारा समाप्त होता है कार्य। अब हम बात करेंगे कि ऊर्जा क्या होती है। लेट्स सी, अब बात करेंगे ऊर्जा की। तो ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है, यानी कि कैपेसिटी टू वर्क ही एनर्जी कहलाती है। देखिए थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ क्या होता है, जितनी हमारे अंदर ऊर्जा होती है ना, हम उतना ही कार्य कर पाते हैं। याद रहे हर वो वस्तु जो कोई ना कोई कार्य कर सकती है, हर ऐसी चीज़ जो कार्य कर सकती है उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा डेफिनेटली होती है। और ये भी याद रहे कि जितनी उस वस्तु में ऊर्जा होगी उतना ही काम हो पाएगा। ये तो हमारे साथ भी होता है ना, जितनी एनर्जी होती है हम उतना ही खेल पाते हैं, जितनी एनर्जी होती है हमसे उतनी हमसे पढ़ाई होती है, उसके बाद तो बस हम कह देते हैं कि बस अब थक गए, अब हमसे नहीं हो रहा है, राइट। तो एक बात हमको समझ में आई कि जितनी ऊर्जा होती है उतना ही कार्य होता है। इसीलिए याद रहे कि एनर्जी जो होती है वो वर्क डन के बराबर होती है, और चूंकि एनर्जी वर्क डन के बराबर है इसीलिए इसका मात्रक भी वही है, और ये एक प्रकार की अदिश राशि है, क्योंकि वर्क भी जो है एक प्रकार की अदिश राशि है, इसीलिए एनर्जी भी क्या बन जाती है, अदिश राशि, है ना। अब देखिए मैंने अभी बोला कि हर वो वस्तु जो कोई ना कोई कार्य कर सकती है उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा डेफिनेटली होती है। अब जैसे हम देखें उदाहरण के तौर पर, मान लेते हैं हमारे पास कोई जलती हुई लकड़ियाँ, जलता हुआ कोयला, ऐसी कोई चीज़ है रखी हुई है, और उस पर अगर हम पानी से भरा बर्तन रख दें तो उस चीज़ में भी इतनी ऊर्जा है कि वो पानी को भाप बना सकती है। यदि एक पत्थर को उछालकर किसी खिड़की के शीशे पर फेंक दिया जाए तो वो पत्थर जो होता है वो शीशा तोड़ सकता है। तो कोई तो ऐसी ऊर्जा उस कोयले में और उस पत्थर में थी जिसकी वजह से कोई ना कोई कार्य हो पाया, है ना। ऐसे ही अगर आप देखेंगे, अगर आंधी तूफान बहुत तेज़ हवा चलती है तो हवा में भी इतनी ताकत होती है, इतनी ऊर्जा होती है कि वो खड़ा खड़ा बड़ा सा जो पेड़ होता है उसको भी गिरा सकती है। ऐसे ही आपने देखा हो कि जब टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा की जाती है तो कैसे बहुत तेज़ी से बहता हुआ पानी उस टरबाइन पर छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से वो टरबाइन घूमने लगता है। तो आप देखें कि हर वस्तु में कुछ ना कुछ ऊर्जा डेफिनेटली है, और उस ऊर्जा जितना ही कार्य वो वस्तु कर पाएगी, राइट। अब देखिए अगर आप ऐसे देखेंगे हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, प्रकाश ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है, और नाभिकीय ऊर्जा है, ऐसी कई ऊर्जाएं हमारे आसपास कई सारी प्रेजेंट हैं। लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ऊर्जा पढ़नी होती है वो होती है यांत्रिकी ऊर्जा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। देखिए जब भी आप मैकेनिक्स शब्द पढ़ रहे होते हैं या मैकेनिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप दो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, या तो आप पढ़ रहे होते हैं वस्तु की गति और विराम, या फिर आप पढ़ रहे होते हैं उस वस्तु की अवस्था।
या वस्तु की स्थिति कहूँगी मैं। अगर वस्तु की गति और स्थिति की वजह से कोई ऊर्जा बन रही है तो वो कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल ऊर्जा, और हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऊर्जा अच्छे तरीके से पढ़नी है। तो चलिए बात करेंगे हम यांत्रिकी ऊर्जा की। यांत्रिकी ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो या तो गति से बनी हो या फिर स्थिति की वजह से उत्पन्न हुई हो, है ना। और यही इसी आधार पर हमें ऊर्जा के जो दो प्रकार मिलते हैं वो हैं गतिज ऊर्जा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, और एक जो हमें मिलता है स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अब हम समझेंगे कि गतिज और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। देखो, मान लेते हैं बहुत तेज़ी से कोई जो बॉल है वो आपकी तरफ फेंकी गई है बहुत ज़ोर से, है ना। अब उस बॉल में इतनी गति होती है कि अगर एकदम से आप उस बॉल को कैच करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत बुरी तरीके से चोट लगेगी हाथ पर, है ना। या फिर मान लेते हैं कि कोई गाड़ी बहुत तेज़ी से आपके सामने से चली आ रही है और आप उससे गलती से भी टकरा जाए तो आपको गंभीर चोट लगती। चलिए पहले बात करेंगे हम गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी की। किसी वस्तु की गति की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा, है ना। कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे मान लीजिए कोई तेज़ी से बहुत गाड़ी आपके पास आ रही हो, आपकी ओर आ रही हो और आप उससे टकरा जाएं तो बहुत गंभीर चोट लगती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो गाड़ी बहुत ज़्यादा गति में थी, उसके गति में होने की वजह से आपको चोट लग जाती है। ऐसे ही आप देखें, मान लीजिए कोई सांड बहुत दूर से दौड़ता आपके पास आ रहा हो और वो आपसे टकरा जाए तो आपके हाथ पैर भी टूट सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी गति की वजह से उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा थी, राइट। तो देखिए ऐसी ऊर्जाएं जो गति के कारण उत्पन्न होती हैं उन्हें कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को किस तरीके से समझा जाता है उसके लिए हम एक छोटा सा डेरिवेशन देखते हैं। एक बात तो हमें पता चल गई कि एनर्जी जो है वो वर्क डन के बराबर है, और वर्क डन का फॉर्मूला भी हमें मालूम है जो कि होता है बल गुणित विस्थापन, राइट। यानी कि यहाँ बोला जा रहा है F इंटू एस। अब देखिए अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो फॉर्मूला तो यही रहने वाला है, F इंटू एस। देखिए F का फॉर्मूला हम जानते हैं, बल जो होता है वो होता है m इंटू ए, और s की वैल्यू निकालने के लिए याद कीजिए हमारे गति के समीकरण। हमारे पास एक समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। तो यहाँ से हम s की वैल्यू निकालेंगे। पहले तो हम यू स्क्वायर को ले आते हैं LHS पर जो कि माइनस में आएगा, और फिर इस 2a को ले आते हैं यहाँ, तो हमें यहाँ से मिल जाएगी s की वैल्यू। तो उस s की वैल्यू को भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी बन जाती है ma इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। देखिए इस a से हम इस a को कैंसिल आउट कर सकते हैं। आगे हमें मिलने वाला है 1/2 को मैं आगे ले आती हूँ, m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। लेकिन अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी में मैं आरंभिक वेग u को 0 मान लूँ तो जो एक्चुअल फार्मूला हमें मिलता है वो बनता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर, जहाँ पे m द्रव्यमान है और v जो है वो अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी है। तो ये हमारे पास निकल करके आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब मैं आ जाती हूँ अगले ऊर्जा पर जो कि है स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। इसे मैं नाम दे रही हूँ PE। देखिए पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो किसी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसमें उसे कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। इंडिकेट हमने किया है PE से। देखिए ये चीज़ तो हमें मालूम है कि एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू वर्क डन, तो यहाँ पे भी जो PE होगा वो W के ही बराबर होगा। देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो बहुत सारे प्रकार की हो सकती है, राइट। जैसे विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के आधार पे हो सकती है, चुंबकत्व के आधार पे हो सकती है, गुरुत्वाकर्षण के आधार पे हो सकती है। तो अलग अलग डिफरेंट तरीक़ों से जो है स्थितिज ऊर्जा को पढ़ा जाता है। लेकिन हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो है गुरुत्वाकर्षण के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होती है, हम उसे पढ़ते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे काइनेटिक
अब हमें ये तो समझ में आ गया कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसे हम बोलते हैं स्थितिज या पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक क्वेश्चन बड़ा अराइज होता है कि फिर इसे मापना कैसे है। तो देखिए, एक चीज़ याद रहे कि कोई कार्य यदि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हो रहा है तो हमें मालूम है कि पृथ्वी तो दोबारा उस चीज़ को नीचे की तरफ खींचेगी, अपनी ओर खींचेगी, ये उसका बेसिक नेचर है, राइट। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि किसी वस्तु की जो विकृत अवस्था है, यानी कि जो उसकी डिफॉर्म्ड स्टेट है, उससे उसको दोबारा उसकी सामान्य अवस्था में लेकर के आना स्थितिज ऊर्जा की माप होती है। जैसे मैं इसका आपको उदाहरण देती हूँ कि मान लीजिए कि इस मार्कर को मैं ज़मीन से उठाकर ऊपर ले गई, है ना। मान लीजिए कि इस मार्कर को मैंने यहाँ से कुछ ऊपर की ओर उठाया है। तो देखिए, मैंने ये कार्य गुरुत्व के विरुद्ध किया है। जैसे ही मैं इसको वापस नीचे छोड़ूंगी, ये ऑटोमेटिकली पृथ्वी इसको खींचेगी, ये नीचे आएगा, राइट। ऐसे ही आप देखेंगे कि तीर कमान, जब कमान को इस तरह खींचा जाता है और आगे तीर रखा जाता है, थोड़ी देर कमान को पकड़ के रखा जाता है ना। जैसे ही कमान को आप थोड़ी देर पकड़ कर रखते हैं तो उसकी इस खींची हुई अवस्था के कारण उसके अंदर जो उत्पन्न हो जाती है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। और जैसे ही आप कमान छोड़ते हैं तो तीर काफ़ी आगे तक चला जाता है। ऐसा ही होता है जब आप झूला दे रहे होते हैं, राइट। आप एक और झूला देते हैं और वो ऑटोमेटिकली दूसरी ओर आता है। ऐसे ही आप देखेंगे स्प्रिंग का जो एग्जांपल है, स्प्रिंग को जब दबा कर रखा जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही आप उसे हटाएंगे वो एकदम से उसके ऊपर रखा सामान ऊपर की ओर जाएगा, राइट। तो स्थितिज ऊर्जा जो है किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है उसे स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। हमें जो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा पढ़नी है वो पढ़नी है गुरुत्वाकर्षण के कंसर्न में। तो देखिए, उदाहरण में एक ले लेती हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ ये ज़मीन है, ठीक है, ये हमारी सरफेस है। सरफेस पर यहाँ पे कोई बॉक्स रखा है, सरफेस पर यहाँ पे कोई बॉक्स रखा है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध मैंने इस बॉक्स को यहाँ उठा लिया। मान लेते हैं कि ये है हाइट h1, ये है हाइट h2, है ना। अब देखिए, इसका जो मास होगा उसको हम मान लेते हैं m, मास तो इसका चेंज नहीं होने वाला, m ही रहने वाला है। अब हमें मालूम है कि ऊर्जा जो है वो वर्क डन के बराबर होती है, तो Pe भी डेफिनेटली वर्क डन के बराबर होगा। और वर्क डन जो है वो होता है F इंटू S, ये भी हमें मालूम है। और F का फॉर्मूला या फोर्स का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। चूंकि यहाँ पे हम गुरुत्वाकर्षण को कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए जो त्वरण यहाँ पे उत्पन्न होगा वो A ना होकर G होगा, जिसे बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण, राइट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने S जो है वो विस्थापन के तौर पे लिया है, लेकिन क्या यहाँ सतह के सापेक्ष समांतर विस्थापन हो रहा है? नहीं, यहाँ पे विस्थापन हो रहा है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, यानी कि ऊपर और नीचे की तरफ। तो इसे बोल दिया जाता है हाइट या ऊंचाई, है ना। अब यहाँ आप h1 को देखें तो h1 हाइट जो है ये तो ज़मीन पर ही रखा है बॉक्स, तो इसका मतलब ज़मीन पर तो कोई हाइट नहीं है, इसलिए h1 को बोला जाएगा h1 इज इक्वल्स टू 0। उसकी जो आरंभिक ऊंचाई है, क्योंकि वस्तु ज़मीन पर रखी है तो आरंभिक ऊंचाई वस्तु की 0, केवल h2 बचेगा, तो इसको केवल h भी लिख सकते हैं, 0 से h तक, राइट। तो s जो है वो हमारा बन जाता है h और f जो बन जाता है वो बन जाता है mg। तो Pe की वैल्यू निकल करके आती है mgh। दोबारा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया बल गुणित विस्थापन। यहाँ पे बल जो है उसका फॉर्मूला था ma, लेकिन गुरुत्व के विरुद्ध ये बदल गया g में। और ये विस्थापन जो कि सतह के समांतर देखा जाता है, पैरेलल देखा जाता है, अब ऊंचाई के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, इसलिए हमने s की जगह लिखा h और हमें मिल गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। देखिए, कुछ बहुत बेसिक उदाहरण हमसे एग्जाम्स पूछ लेती हैं कि बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा है ना। खींचे हुए कमान में किस तरह की ऊर्जा है, तो याद रहे वो उसकी स्थितिज ऊर्जा है। तो इस तरह के जो बेसिक एग्जांपल्स हैं, जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं पिछले साल के, इन पे आधारित, वो मैं आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल करा दूंगी। तो आई होप यहाँ पे आप समझ पाए होंगे कि ऊर्जा किन्हें कहा जाता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है उन्हें किस तरह पढ़ा जाता है। चलिए अब हम आगे देखेंगे कि शक्ति क्या होती है। चलिए अब देखेंगे कि शक्ति किसे कहा जाता है। तो देखिए, शक्ति, किसी में कितना पावर है, किसी में कितना सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है, ये कैसे जज किया जाता है? ये इस प्रकार जज किया जाता है कि कोई किसी काम को, किसी भारी काम को कितना क्विकली कर लेता है। अगर कोई व्यक्ति किसी भारी काम को बहुत जल्दी से कर लेता है तो हम कहते हैं कि नहीं, बड़ा पावरफुल है, बहुत शक्ति है इसमें। तो बस शक्ति एक्चुअली यही है। देखिए, इकाई समय में किया गया कार्य या फिर कार्य करने की दर, यानी कि इकाई समय में, सिंगल यूनिट ऑफ टाइम में कितना कार्य हुआ, कार्य करने की जो दर होती है उसी को बोला जाता है पावर। फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि कार्य बटा समय। अब देखिए, इसका मात्रक निकालना हो तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड, इसी को बोला जाता है वॉट।
हम लोग वॉट में पावर पढ़ते हैं। पावर का एक और जो यूनिट है वो हमसे पूछा जाता है, जो कि है हॉर्स पावर, राइट। एक हॉर्स पावर आपको याद रखना है 746 वॉट के बराबर होता है। देखिए, शक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न जो हैं एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते हैं, इतना जानना हमारे लिए इनफ है। तो आई होप आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कार्य, ऊर्जा और शक्ति को समझ पाए होंगे। इनसे रिलेटेड जो छोटे मोटे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो अब तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं, प्लस जो फैक्चुअल बातें आपको इनके बारे में याद रखनी है, वो मैं आपको PDF में अवेलेबल करा दूंगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।